नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था विद्युत क्षेत्र। अभी हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। क्या नाम है? गाउस का नियम एवं इसका अनुप्रयोग। तो इसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो आता है फ्लक्स। क्या है हमारा सबसे पहला पहला टॉपिक? वो है फ्लक्स। कि फ्लक्स क्या होता है? बहुत समझने वाली चीज है, बहुत मजेदार है और बहुत सिंपल भी है कि फ्लक्स क्या होता है। भाई कोई छोटा सा अपने पास कोई क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में से जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं। मैंने पढ़ाया आपको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र रेखा जो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब कि विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र रेखाएं, हाँ, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र के अंदर जो रिप्रेजेंट होती है, वहां से निकलती है, उसमें से पास होती है, वो सब क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। तो लिखेगा इसका फ्लक्स के लिए। देखो जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर ये अपने पास कोई एरिया है, मैंने सिंपल से बात करी, हमारे पास कोई एरिया है। अब इस एरिया में यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है। क्या पास होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है। अब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, मान लीजिए इसका जो एरिया है वो ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं उसको? तो लिखेगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो लिखेगा फ्लक्स की डेफिनेशन, किसी क्षेत्रफल से संबंध, किसी क्षेत्रफल से संबंध मतलब उससे जुड़ी हुई संबंध गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या फ्लक्स को प्रदर्शित करती है, फ्लक्स को प्रदर्शित करती हैं। नीचे कैरो लगाना। यह है विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र के अंदर तथा सतह के लंबवत होंगी। एरो लगा के ना, सतह के लंबवत होंगी। नीचे एरो लगा के, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। नीचे फिर एरो लगाना। कौन सी राशि है? अदिश राशि है भाई, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, एक और लगा देना एरो और उसमें लिख देना इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? फाई से। अब डायग्राम बना लेना और डायग्राम के नीचे लिख लेना सूत्र। तो फाई का सूत्र हो जाएगा फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। और इतना पता है कि जब कोई दो सदिश राशियों का डॉट गुणनफल होता है तो एक अदिश राशि प्राप्त होती है। ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ई डॉट डीएस हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे फॉर्मूले को अगर हम और ओपन करते हैं तो ई डीएस डॉट हटाते हैं तो आता है कोस थीटा, ई डीएस कोस थीटा। नीचे लिखेगा संपूर्ण सतह के लिए फ्लक्स को इस तरह प्रदर्शित करते हैं, डैश लगा देना, और संपूर्ण के लिए आ जाएगा होल सरफेस, तो आ जाएगा ईडीएस cos थीटा। ये आ जाएगा संपूर्ण के लिए। ठीक है, अब इसमें केस फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल दीजिएगा। नीचे केस फर्स्ट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 रखा तो फाई इक्वल्स टू ईडीएस cos 0 और cos 0 वैल्यू क्या होती है? 1। तो क्या हो जाएगा? ईडीएस फाई इक्वल्स टू ईडीएस। केस सेकंड की अगर हम बात करें तो फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो फाई इक्वल्स टू ईडीएस cos 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है भाई? 0। तो फाई क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ तो हो जाएगा मैक्सिमम और यहाँ क्या हो जाएगा? मिनिमम।
ठीक है, और 180 फिर तो कुछ भी रखो, 180 तो -1 हो जाएगा, तो माइनस सीरीज हो जाएगा। अगर हम केस थर्ड की बात करें तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है वहां पे 180, तो इसके लिए निकालें तो ई डी एस cos 180, और cos 180 होती है -1, तो क्या हो जाएगा ई इक्वल्स टू माइनस ई डी एस। ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो ई इक्वल्स टू माइनस ई डी एस, फाई इक्वल्स टू माइनस ई डी एस। ठीक है, ये कौन सा है, केस थर्ड है अपना, समझ आया। ये होता है हमारा फ्लक्स। सूत्र हो गया, सूत्र के अलावा केसेस हो गए। अब लिखो मात्रक, और मात्रक के बाद हम कहाँ किस पे पहुंचेंगे, विमा पर। ठीक है, तो मात्रक के लिए हम बात करें तो ध्यान सुनना मेरी बात, हम मात्रक के लिए बात करते हैं तो मात्रक क्या हो जाएगा भाई, फाई इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी एस। अब ई क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट बताओ क्या होगी, ई की यूनिट हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसके अंदर पढ़ चुके हैं, देखो आप, एफ अपॉन क्यू होता है तो न्यूटन अपॉन कूलम, एफ अपॉन क्यू होता है ना, और डीएस का क्या होता है, मीटर। तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू न्यूटन मीटर अपॉन कूलम, क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू न्यूटन मीटर अपॉन कूलम। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना भाई, ये एरिया है, क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर लग जाएगा इसमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ध्यान रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। अब इसके डायमेंशन निकालो फटाफट, क्या निकालने अपने को, डायमेंशन, डायमेंशन मतलब विमा, सॉरी हिंदी में विमा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं। तो विमा क्या हो जाएगी भाई, फाई की विमा हो जाएगी, न्यूटन की होती है m1 l1 t-2, और मीटर स्क्वायर हो जाएगी भाई l2, और c की हो जाएगी a1 t1। सिंपल सॉल्व कर लो, m1 l3 t-2, a-1 और t-1, देखो भाई m1 l3 t-2 -1 -3 और a-1, किसकी विमा हो गई, फ्लक्स की विमा हो गई। ठीक है, फ्लक्स हमारा होता है कंप्लीट। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्लक्स डेंसिटी। क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, लिखो फ्लक्स डेंसिटी, मतलब कि फ्लक्स घनत्व, डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व, अगर समझ नहीं आ रहा हो तो आप लिख लीजिएगा फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व, है ना भाई। थोड़ा सा देख लेना, मात्रा इधर उधर हो सकती है, फिजिक्स में ज़्यादा मात्राओं का ज्ञान नहीं होता, और मोस्टली क्या है कि मीडियम भी, दूसरे भी सब्जेक्ट भी स्टडी मैं करवाता हूँ इंग्लिश मीडियम में, तो थोड़ा ये हिंदी मीडियम का मात्राओं का इधर उधर हो सकता है, आप थोड़ा सा देख लेना, बाकी ऐसा होगा नहीं, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कोई होगी नहीं, छोटी मोटी होगी तो आप मुझे बता देना। ठीक है, फ्लक्स घनत्व, अब इसमें है कि किसी फ्लक्स घनत्व का सूत्र होता है कि फ्लक्स घनत्व फाई डी, इसका सूत्र में बात करूं तो फाई डी इक्वल्स टू बोलते हैं इसको फाई अपॉन ए, कि जो फ्लक्स है ना वो यूनिट एरिया में, मतलब कि इकाई एकांक क्षेत्रफल में कितना है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्स घनत्व बोलते हैं। तो लिखेगा इकाई क्षेत्र में, इकाई क्षेत्रफल में लिख लो, इकाई क्षेत्रफल या एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित फ्लक्स घनत्व कहलाता है। या दूसरा, अथवा लिखो, नीचे लिखो, प्रति एकांक क्षेत्रफल में संबंध या उपस्थित फ्लक्स घनत्व कहलाता है। सूत्र लिख लो, इसे फाई डी से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई डी से प्रदर्शित करते हैं, और फाई डी कोस्ट लिख लो फाई अपॉन ए, क्या लिखो, फाई अपॉन ए। ठीक है, अब यूनिट वगैरह निकाल लेना भाई, यहाँ से सब सिंपल सा है, यूनिट निकाल लेना, मतलब कि मात्रक निकाल लेना, और दूसरा इसमें निकाल लेना विमा कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कर लोगे। फाई का पता है, एरिया होता है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और मात्रक क्या होती है, L2 होती है, और फाई के भी जस्ट हमने कैलकुलेट किए। आपको ये सेल्फ है, मतलब खुद से करनी है आपको ये। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसकी तरफ बढ़े तो है आवेश, सतत आवेश वितरण। अगला टॉपिक है हमारा सतत आवेश वितरण।
बहुत ध्यान समझना, बहुत शानदार है। सतत आवेश वितरण, कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। तो देखो यहाँ पे अगला टॉपिक है अपना सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण यहाँ पे 3 प्रकार का भाई, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। लीनियर तो हो गया भाई, लीनियर का मतलब एक पर्टिकुलर जो लाइन होती है उस पर होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं लीनियर को। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। अब सरफेस को बोलते हैं सतह आवेश वितरण, सतह आवेश वितरण। और अपना जो अगला है भाई वो है रेखीय वॉल्यूम, वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। तो आयतन आवेश वितरण, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण लिख लीजिएगा, मैं हटा रहा हूँ सारे, दोनों हटा देता हूँ। पहला है अपना रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश का मतलब है कि एक रेखा है, इस पर आवेश दे दिया, तो ये आवेश किस तरीके से वितरित हो गया, रेखा के अनुदिश वितरित हो गया। तो लिखिए, जब किसी रेखीय वस्तु को आवेश देते हैं तो वह आवेश उस वस्तु की लंबाई के अनुदिश वितरित हो जाता है, जिसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जिसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब नीचे एरो लगाओ इसमें। अब है रेखीय आवेश घनत्व। क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। तो लिखो उसमें, एकांक लंबाई में वितरित आवेश, प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। प्रति एकांक, इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद ये डायग्राम बना लेना, और लैम्बडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन L। ये फॉर्मूला हो गया इसका। फॉर्मूला के बोला है मात्रक। देखो भाई, मात्रक की हम बात करें तो Q का क्या होता है, C और मीटर होता है। और अब भाई विमा की बात करें तो विमा हो गया, अब C का होता है A1 T1 और इसका होता है L1। तो क्या हो गया, A1 T1 L-1। ठीक है भाई, विमा हो गई, मात्रक हो गई। अब इसमें लिखो, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी का सब टॉपिक है रेखीय आवेश का ही। रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ध्यान से देखना भाई। हमारे पास ये क्या है, एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट, मतलब एक कोऑर्डिनेशन, एक तरह से बोले तो अपन हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कि जहाँ एक ये से एक्स वाई अनुदिश होते हैं ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन है। इस कोऑर्डिनेशन के अंदर मान लीजिए हमारा ये कोई वायर है, ये कोई तार है, इसके ऊपर कौन सा आवेश वितरित है, धनावेश वितरित है। तो ये लाइन के अकॉर्डिंग है तो कौन सा हो जाएगा, रेखीय धनावेश। हम इस बिंदु की बात करें तो यहाँ पर आवेश क्या है, dq, और इसकी लेंथ क्या है, dl, ठीक है। इसका रेफरेंस पॉइंट मैंने यहाँ पर r1 बोल दिया। अब दूसरा कोई आवेश है यहाँ पर, उसको हमने q0 बोल दिया। अब इस आवेश पर, इस आवेश के कारण क्या कैलकुलेट करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर अगर ये r1 है, ये क्या हो गया r2, तो ये हो जाएगा r12, तो ये हो जाएगा E12, ठीक है। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है, KQ/R, तो इस R स्क्वायर तो होता है भाई फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्मूला लगाओ, तो 1 2 इक्वल्स टू K, Q को रहने दो बंद, और K यहाँ पे क्या है, DQ है। अब यहाँ पे प्लस है तो इसमें मोड लगाने की जरूरत है ही नहीं, R स्क्वायर कर दो R12 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लगा दो R के, और आ गया 12। अब DQ का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देखो भाई, DQ तो L लैम्बडा डॉट DL हो जाएगा, लैम्बडा डॉट DL। तो E वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे, K लैम्बडा डॉट DL अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ जाएगा R12 कैप। ये आ गया भाई रेखीय आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिख दीजिएगा।
इस डायग्राम के नीचे एक लाइन लिखना, 2 लाइन लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा किसी तार पर वितरित रेखीय आवेश के कारण Q नोट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर उसके बाद डैश लगा, एक लाइन है बस ये लिख देना, ठीक है। अब भाई हमारा देखो इसी फॉर्मूले से मैं यहाँ पे आपको तीनों कर दूंगा। अब ये रेखीय के बजाय हम आ गया यहाँ, सॉरी रेखीय के बजाय क्या आ गया, सतह। दूसरा कौन सा था अपना, सरफेस, सतह आवेश वितरण। अब सतह मैंने अपन इसको सतह बना देंगे। सतह कैसे बन गए, ये क्या बन गई, सतह बन गई। अब सतह आवेश हो गए ना, बस बिल्कुल सिंपल सा है ये सतह आवेश। लिख लो किसी सतह पर वितरित आवेश, किसी सतह पर वितरित आवेश सतह आवेश वितरण कहलाता है, सतह आवेश वितरण कहलाता है। डायग्राम बनाओ, नीचे लिखो प्रत्येकांक लंबाई थी वहां पे, यहाँ पे क्षेत्रफल आ जाएगा। प्रत्येकांक क्षेत्रफल, प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर आवेश वितरण रेखीय आवेश रेखीय घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश वितरण घनत्व कहलाता है, या घनत्व रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। रेखीय नहीं सॉरी, सतह आवेश वितरण कहलाता है, सतह सॉरी सतह सतह, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे उसको इसे लैम्डा के बजाय किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या बोलते हैं, सिग्मा। और यहाँ पे क्यू के बजाय, यहाँ क्यू के बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मात्रक में L2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा। बस बाकी सेम टू सेम है। यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, सतह बन जाएगी। वहां लिख लेना वही लाइन, क्या लिखोगे, विद्युत सतह आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डायग्राम बना दोगे, ये डायग्राम पूरा हो गया। अभी छोटा सा पार्ट हमने यहाँ ले लिया, यहाँ तक बढ़ा दो इसको, ये बढ़ गया। वो क्यों वही है, क्या क्यों, यहाँ पे डी क्यू आर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। डी क्यू R12 है, R12 रहेगा, R1 के पे यहाँ चेंज होगा बस। यहाँ क्या चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम क्यू निकालेंगे तो सिग्मा डॉट ए आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। अब ए है ना, जो डी ए हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा, और यहाँ हो जाएगा डी ए। यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा, और यहाँ डी ए। बाकी सब सेम टू सेम हो गया ना, बहुत इजी है ना। अब तीसरे में देखो आप, तीसरे में सतह के बजाय अपन क्या करेंगे, आयतन। आयतन करते हैं, इसको बॉक्स बना दो। आयतन मतलब कि इसका ऐसा बनना चाहिए कि इस आयतन अपने को दिखना चाहिए, इसको बोलते हैं भाई आयतन, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, क्या बोलते हैं, आयतन। इसमें कौन सा वितरित हो गया, आयतन। तो लिखो किसी घनाकार वस्तु को आवेश देने पर उसमें वितरित आवेश आयतन आवेश वितरण कहलाता है। वितरित आवेश आयतन आवेश वितरण कहलाता है। नीचे लिखो प्रत्येकांक आयतन में वितरित आवेश घनत्व आयतन आवेश वितरण कहलाता है। इससे रो से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। यहाँ ए की जगह क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, यहाँ क्यूब हो जाएगा भाई। अब यहाँ एल क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। इजी है ना, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है भाई, ऐसे ही है। अब यहाँ पे इसको आप एक बॉक्स में कर दो, मैं तो इसी में कर रहा हूँ। देखो मैंने तो क्या है कि इस तरीके से ही सीख रखा है, अब आप करते रहना। मैंने तो ये कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना, मैं तो यहाँ पे चेंज करूँगा बस थोड़ा सा। यहाँ क्या आ जाएगा, रो वी, रो डी वी, रो, और एक जगह क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो, इसको रो बोलते हैं भाई, ये डी वी हो गया ना, बस इसमें इतने बोलते हैं। आज के लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, और लास्ट में लिख दीजिएगा उपरोक्त समीकरण आयतन आवेश वितरण में के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। अगर कोई समस्या है आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा और सीखते रहिएगा कुछ नया और कुछ अच्छा। थैंक यू सो मच।